निराला की तोड़ती पत्थर कविता पर बातचीत करते हैं। तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता 1936-37 में लिखी गई थी और 1937 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी सुधा मासिक में, जो लखनऊ से निकलती थी। यह कविता प्रगतिवादी दौर की कविता है और निराला के बारे में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निराला किसी एक काल में बंधे हुए, किसी एक चौखटे में बंधे हुए कवि नहीं हैं। निराला छायावाद के कवि हैं, मगर छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले कवि हैं। वे प्रगतिवाद के कवि हैं, लेकिन प्रगतिवाद तक सीमित रहने वाले कवि नहीं हैं। कविता में ढेर सारे उन्होंने प्रयोग किए हैं। प्रयोग के स्तर पर वो प्रयोगवादी कवि हैं, नई कविता के कवि हैं और समकालीन कविता के भी कवि हैं। समकालीन कविता के ढेर सारे कवियों ने निराला से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया है। इसीलिए निराला को वैविध्य का कवि कहा जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा का कवि कहा है। अर्थात उनकी प्रतिभा काव्य के विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न काव्य विषयों का, विषय वस्तु का स्पर्श करने वाली प्रतिभा है निराला की प्रतिभा। यह कविता 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके उसी समय लिखी गई और वह दौर हिंदी कविता में प्रगतिवाद का दौर था। तो इस कविता पर बातचीत के लिए हमें प्रगतिवाद पर थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। छायावाद की जो कविता थी, वह कविता स्वाधीनता संघर्ष के दौर की कविता थी। उसके चरमोत्कर्ष के समय की कविता थी और
प्रगतिवाद की कविता उसके ठीक बाद की कविता है। यूं तो प्रगतिवाद का जो समय है वह 1936 से आरंभ माना जाता है, लेकिन 1930 ईस्वी के आसपास ही हिंदी कविता में प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। उन्नीस सौ 30 ईस्वी के आसपास भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में किसानों और मजदूरों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। उसके पहले स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों और मजदूरों के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1930 ईस्वी के आसपास जमींदारी प्रथा, मजदूरों के शोषण, किसानों की समस्याएं, देशी रियासतों में जनता के अधिकारों जैसे सवालों पर बातचीत को जगह देने लगी थी। इसी समय यह सवाल भी उठने लगा था कि अगर भारत को आज़ादी मिलेगी तो उस आज़ादी का रूप कैसा होगा, वो आज़ादी किसके लिए होगी, किसानों और मजदूरों की क्या दशा होगी। और इन सवालों से राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया था। हर तरफ से नई आवाजें सुनाई पड़ने लगी थी। हर तरह के शोषण से मुक्त मजदूर तबके, मेहनतकश वर्ग के राज में विश्वास करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। किसानों और मजदूरों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन कायम किए जाने लगे थे। विद्यार्थियों का भी अखिल भारतीय संगठन स्थापित हो गया था और खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी ऐसे नेता सामने आए जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते थे और इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1930 में ही कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता के हाथों में आ गया था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति, जिसमें निरंकुश चारशाही का अंत हुआ था और किसानों, मजदूरों, गरीबों की विजय हुई थी, का असर भी दुनिया के देशों पर पड़ा था, जिससे किसानों, मजदूरों, गरीबों की आवाज़ को महत्व दिया जाने लगा था। यूं तो रूस में
आरंभ में लेनिन के नेतृत्व में और बाद में स्टालिन के नेतृत्व में प्रगति होने लगी थी, लेकिन यूरोप में धीरे धीरे करके फासीवाद सिर उठाने लगा था। सर्वप्रथम इटली में मुसोलिनी की सत्ता स्थापित हुई, फिर जर्मनी में हिटलर ने सत्ता हथिया ली, स्पेन में भी फासीवादी ताकतें आगे बढ़ने लगी थी। पूरे यूरोप में फासीवाद के उभार को देखते हुए लेखकों और बुद्धिजीवियों के सामने यह सवाल खड़ा हुआ था कि ऐसे समय में उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। क्या वे चुपचाप लोकतंत्र को विनष्ट होते हुए देखते रहें, नस्लवाद के सामने हार मान लें, या फिर समाज और मानव जाति के प्रति भी उनका कोई दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर यूरोप के लेखकों ने एकजुट होने के लिए पेरिस में E.M. फास्टर की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। उसी से प्रेरित होकर 1936 ईस्वी में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर जैसे भारतीय लेखकों के प्रयास से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। और मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हुए अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए यह कहा कि लेखक तो स्वभावतया प्रगतिशील होता है, और अपने उसी वक्तव्य में उनका वह वक्तव्य साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से प्रकाशित है। उन्होंने सौंदर्य के पैमाने को बदलने की बात की थी कि सौंदर्य महलों में ही नहीं होता है, झोपड़ियों में, सड़कों पर भी होता है। यही एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही प्रगतिशील साहित्य की चर्चा आरंभ हो गई थी, और प्रगतिशील और प्रगतिवाद शब्दों को लेकर के भी एक विवाद आरंभ हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में जो लेखक आगे आए थे वे मार्क्सवादी थे, इसलिए यह माना जाने लगा कि जो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले हैं वही प्रगतिशील हैं। लेकिन बाद में यह बात सामने आई, यह स्वीकार किया जाने लगा कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील में कोई अंतर नहीं है। चाहे जो प्रगतिशील मूल्यों में विश्वास करता हो, चाहे वह मार्क्सवादी हो या न हो, वह प्रगतिशील या प्रगतिवादी है। हिंदी कविता में छायावाद में कल्पनाशीलता को बल दिया जाता था, और धीरे धीरे
छायावादी कविता अतिशय कल्पनाशीलता का शिकार हो गई थी। एक तरह से हिंदी कविता में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और सामाजिक यथार्थ पर बल देने वाली कविताएं लिखी जाने लगी, जो आगे चलकर प्रगतिवादी कविताएं कही गई। छायावादी कवियों में से जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने कविता में तो नहीं मगर गद्य में 1930 ईस्वी के आसपास सामाजिक यथार्थ पर बल देने वाली सामाजिक विषमताओं विडंबनाओं को चित्रित करने वाली रचनाएं दी। निराला आरंभ से ही सामाजिक यथार्थ को विषय बनाकर रचना कर रहे थे। बादल, भिक्षुक, विधवा जैसी कविताएं वो लिख चुके थे। पंत के यहाँ युगांत, युगवाणी, ग्राम्या द्वारा सामाजिक यथार्थ और अंतर्विरोधों को चित्रित किया जाने लगा था। और जब प्रगतिवाद का दौर आरंभ हुआ तो निराला और पंत कल्पना की अतिशयता से मुक्त होकर सामाजिक यथार्थ पर ज्यादा बल देने वाली रचनाएं करने लगे थे। और कुल मिलाकर प्रगतिवादी कविता एक नए दृष्टिकोण की कविता थी। इसमें एक नया दृष्टिकोण सामने आया था, जो पुराने रूढ़िबद्ध जीवन मूल्यों के त्याग पर बल देता था। आध्यात्मिक और हास्यात्मक अवधारणाओं के स्थान पर लोक आधारित अवधारणाओं को मान्यता देता था। हर तरह के शोषण और दमन का विरोध करता था। गैर बराबरी पर प्रहार करता था। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में विश्वास रखता था। परिवर्तन और प्रगति के प्रति आस्थावादी था। गरीब, मेहनतकश, श्रमशील जनता के प्रति गहरी सहानुभूति रखता था और साहित्य और कला का उद्देश्य सामाजिकता में मानता था। इन सारे जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाले साहित्यकार प्रगतिशील या प्रगतिवादी कहलाए। चाहे विचारधारा के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाया हो या ना अपनाया हो। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जैसे कवि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बड़े कवियों में गिने जाते हैं। तो प्रगतिवादी कविता की जो मुख्य प्रवृत्तियां कही जाएंगी वो सामाजिक यथार्थ पर बल, शोषकों के प्रति घृणा का भाव, विरोध का भाव, शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव,
और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव, भविष्योन्मुखी दृष्टि और शिल्प के स्तर पर आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल, ये प्रगतिवादी कविता की कुछ खास विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आलोक में निराला की कविता संध्या सुंदरी पर बातचीत की जा सकती है। जैसा कि बताया गया कि यह कविता 1937 ईस्वी में लिखी गई थी और इस कविता में निराला के छायावादी संस्कार भी देखने को मिलते हैं और यह कविता मूलतः प्रगतिवादी विशेषताओं को लिए दिए है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इस कविता में निराला इलाहाबाद में सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचते हैं और वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ कवि कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा है, उसने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है। एक तरह यह आत्माभिव्यक्ति का स्वर लिए दिए कविता है कि उन्होंने निराला कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली उस मजदूरनी युवती को मैंने देखा है। उस परिवेश का वर्णन, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। जहां वह पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं था, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, अपनी नियति को स्वीकार करके वह बैठी हुई थी, अपना पत्थर तोड़ने का कार्य वो कर रही थी। श्याम तन भर बंधा यौवन, एक पंक्ति में निराला उस युवती का एक सौंदर्य चित्र खींचते हैं। यह श्रम का सौंदर्य है। श्याम तन, सांवला शरीर है उसका, भर बंधा यौवन, वह बंधे यौवन वाली पूर्ण युवती है। नत नयन, आंखें उसकी झुकी हुई हैं, प्रिय कर्म रत मन, और उसी तरह से वो पत्थर तोड़ रही है मानो वो पत्थर तोड़ने का उसका कार्य अत्यंत प्रिय कार्य हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेहनत कश लोग जो भी काम करते हैं वह पूरे मन से करते हैं, मानो उनका अत्यंत प्रिय कार्य हो। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, पत्थर तोड़ने वाला भारी हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, बार बार वो पत्थरों पर प्रहार कर रही है। सामने
तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। जहाँ वो पत्थर तोड़ रही है, निराला एक उसका विरोधी चित्र खड़ा करते हैं, उसकी स्थिति को और अधिक मूर्त करने के लिए कि एक तरफ तो वो युवती खुले आकाश के नीचे, आगे कविता में आएगा कि वो गर्मियों के दिन है, पत्थर तोड़ रही है, और दूसरी ओर उसके ठीक सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, तरुमालिका वृक्षों की मालाओं से घिरी हुई विशाल अट्टालिका है, विशाल भवन है। आलोचकों ने यह कहा है कि वह विशाल भवन आनंद भवन है, जो पंडित नेहरू का आवास था। अगर सचमुच वह आनंद भवन था तो इस कविता की अर्थवत्ता और बढ़ जाती है। इसका संकेत इस ओर भी जाता है कि वह जो आनंद भवन था, जो स्वाधीनता आंदोलन का एक केंद्र था, स्वाधीनता आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं के सम्मेलन का स्थल था, ठीक उसके सामने खुले आकाश में गर्मियों के दिन में एक मजदूरनी युवती पत्थर तोड़ रही थी। उसकी दशा की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, या उस अट्टालिका को, उस युवती की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए था। तो उस मजदूरनी की परिस्थिति को, उसकी विषम परिस्थिति को और अधिक उभारने के लिए निराला ने एक पंक्ति में उसका एक विरोधी चित्र खींचा है कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, कि वृक्षों से घिरी हुई उस विशाल अट्टालिका में, विशाल भवन में भी तो कुछ लोग रहते होंगे जो अत्यंत सुखद परिस्थितियों में होंगे, और दूसरी ओर एक मजदूर ने युवती पत्थर तोड़ने के लिए विवश है, खुले आकाश के नीचे गर्मियों के दिन में पत्थर तोड़ने के लिए विवश है। उस समय की भीषणता का चित्रण करते हैं आगे की पंक्तियों में निराला। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। निराला कहते हैं चढ़ रही थी धूप, धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, भयंकर गर्मी का दिन था, जला देने वाली गर्मी का दिन था। दिन तमतमा रहा था, जैसे कोई बहुत गुस्से में होता है तो लोग कहते हैं कि वो तमतमा रहे हैं, चेहरा लाल हो जाता है, इस तरह का वो दिन था। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, झुलसा देने वाली लू चल रही थी, रुई ज्यों जलती हुई भू, धरती रुई की तरह से जल रही थी। यह गर्मी के समय का यथार्थ चित्र है। गर्द चिनगी छा गई और धूल छा रही थी चारों तरफ, वो चिनगारियों की तरह से धूल लग रही थी। बहुत अधिक गर्मी में जब धूल उड़ती है तो उसके कण भी शरीर को जलाने वाले होते हैं। कवि कह रहा है कि गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, और उसको पत्थर तोड़ते और तोड़ते दोपहर हो गई। कल्पना
की जा सकती है कि उसकी परिस्थिति कितनी भयावह थी कि गर्मियों के दिन में, लू के समय में, चिंगारी जैसी उड़ती हुई धूल के बीच भरी दोपहरी में खुले आकाश के नीचे वह पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस युवती ने, निराला का कहना है कि मुझको अपनी ओर देखते हुए एक बार देखा। जब हम किसी काम में लगे होते हैं और कोई बहुत ध्यान से हमारी ओर देखता है तो अचानक हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है। कुछ ऐसी ही घटना है कि वह पत्थर तोड़ने वाली युवती ने देखा कि कोई उसको देख रहा है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। और उसके बाद एक नजर उसने उस विशाल अट्टालिका की ओर देखा। निराला लिखते हैं, छिन्न तार, मानो किसी वाद्य यंत्र के तार टूट गए हों, सितार के तार टूट गए हों। मैंने उसके कर्म का जो लय है वह भंग हुआ। एक क्षण के लिए वो रुकी, पत्थर तोड़ना उसने एक क्षण के लिए रुका। देख कर कोई नहीं, और उस भवन की ओर देखा और देखा कोई नहीं, कि कोई उसको देख नहीं रहा है, वहां कोई नहीं है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यह अत्यंत मार्मिक पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां निराला के अपने व्यक्तित्व की ओर भी संकेत करने वाली पंक्तियां हैं, क्योंकि निराला केवल कविता में ही किसान, मजदूर, गरीब तबके के पक्षधर नहीं थे, बल्कि जीवन में भी वो उनके साथ थे। उनका जीवन भी इसका प्रमाण है। भिक्षुक कविता में निराला ने भिक्षुक की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंहफटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इसके बाद एक भयानक चित्र खींचते हैं निराला। चाट रहे जूठी पत्तल वे कहीं सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस भयानक चित्र के बाद चाहते तो निराला कविता यहीं समाप्त कर सकते थे। कुछ दो
4 पंक्तियां और इसी तरह की जोड़ सकते थे, मगर निराला इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हैं। ठहरो, अहो, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। जो कवि पीड़ित जनता, पीड़ित तबके का दुख खुद खींचने के लिए तैयार हो, उसको देखकर किसी दीन दुखी की दशा बिल्कुल वैसी ही होगी कि देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। ऐसा तब होता है जब देखने वाला कोई अत्यंत आत्मीय हो, तब व्यक्ति की यह दशा होती है। यहाँ उस मजदूरनी के प्रति निराला की आत्मीयता प्रकट हो रही है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। फिर जो छिन्न तार हो गया था सितार, वह सितार फिर सजा, अर्थात फिर वह अपने काम में लगने को तैयार हुई, तत्पर हुई। ये क्षणों की घटना है, ये सेकंडों की घटना है, जिसका वर्णन निराला कर रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए वो रुकती है, फिर अपने काम में सन्नद्ध होने के लिए तैयार हो जाती है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। और उसके उस काम में लगने को निराला को लगता है कि कोई सितार फिर बजने लगा, और वो आवाज उनको अब तक न सुनी गई आवाज की तरह से, ऐसी कोई आवाज उन्होंने इसके पहले नहीं सुनी थी। ऐसा कोई संगीत नहीं सुना था। उनको अनुभव होता है कि मानो वह युवती फिर काम में लगने के लिए, उसका काम मानो सितार बजाने जैसा काम था। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक क्षण के बाद वह सुगढ़ युवती कांपी, उसका शरीर कांपा। ढुलक माथे से गिरे सीकर, अत्यंत सूक्ष्म वर्णन है, और उसके माथे से पसीने की बूंद गिरी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। निराला लिखते हैं कि मानो अपने कर्म में लीन होते हुए, संलग्न होते हुए, पूरे मन से डूब जाते हुए उसने कहा मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं। ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर 2 बार 3 बार आ चुका है, और यहां अंत में मैं तोड़ती पत्थर, यहां मजदूरनी का खुद का स्वर सामने आता है। निराला ने इस कविता के बारे में अपने शिष्य मित्र जानकी वल्लभ शास्त्री को एक पत्र लिखा था, और जिसमें यह लिखा था कि जो कविता का अंत है वह मैं तोड़ती पत्थर हृदय से उन्होंने किया था, जिसमें से बाद में उन्होंने हृदय हटा दिया कि इतने से भी यह भाव व्यंजित हो जाता है। मानो वह युवती
केवल पत्थर ही नहीं तोड़ रही थी, वह पत्थर हृदय को भी तोड़ रही थी। ऊपर जो करती बार बार प्रहार शब्द आया है, वह पद यह अर्थ व्यक्त करता है कि युवती का जो प्रहार था वह केवल पत्थर पर ही नहीं पड़ रहा था, उसके प्रहार कई जगह पड़ रहे थे। पहला प्रहार उस पत्थर पर पड़ रहा था, दूसरा प्रहार उस सामने विशाल अट्टालिका पर पड़ रहा था, और तीसरा प्रहार पत्थर हृदय पर पड़ रहा था। उन सभी पत्थर हृदयों पर पड़ रहा था जो एक युवती को गर्मी के दिन में, चढ़ती हुई गर्मी के दिन में, दोपहर में खुले आकाश के नीचे पत्थर तोड़ने की विवश स्थिति को देखते हुए परिस्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। जो पत्थर हृदय उन पत्थर हृदयों को तोड़ने वाला प्रहार था उस युवती का। पहला प्रहार पत्थर पर, दूसरा प्रहार उस अट्टालिका पर, और तीसरा प्रहार पत्थर हृदय पर पड़ रहा था। उस युवती के बार बार प्रहार करने का यह अर्थ भी होता है। तो यह कविता छायावाद की कतिपय विशेषताओं को लिए दिए प्रगतिवादी दौर की कविता है। प्रगतिवाद की विशेषताओं को समेटने वाली कविता है। आम बोलचाल की भाषा में श्रम के मूल्य की प्रतिष्ठा है, श्रम का सौंदर्य है, शोषित तबके के प्रति सहानुभूति का भाव है, और शोषितों के प्रति विरोध का भाव है, और अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए जो अंत की पंक्ति है, मैं तोड़ती पत्थर, तो इसमें एक भविष्य का संकेत भी है कि परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जिसमें किसी युवती को या किसी भी श्रमशील व्यक्ति को अगर इस तरह का श्रम करना पड़े तो भी खुले आसमान की तरह इस तरह की उसकी विषम परिस्थिति न हो।